हेलो फ्रेंड्स, मैं सृष्टि गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। दोस्तों, हमने शुरू की थी एक सीरीज़ 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक जिसमें 11 चैप्टर्स हैं और हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करना शुरू किया था। जो लोग इस चैनल पे नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इससे पहली वाली वीडियो को पहले देखें ताकि आपको ये चैप्टर आगे का चैप्टर और अच्छे से समझ में आए। हमने स्टार्ट किया था व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन से। हमने जाना था कि हम अपने पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। हमने जाना था कि पहले के लोग किस तरह से रहते थे। हमने इस मैप को समझने की कोशिश की थी और हमने जाना था कि लोग किस तरह से ट्रैवल करते थे और क्यों ट्रैवल करते थे। अब इस चैप्टर का दूसरे भाग के साथ हम वापस आए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे नेम ऑफ लैंड से कि जगहों का नाम किस तरह से रखा जाने लगा। Two of the words we often use for our country are India and भारत। अब देखिए दोस्तों, इंडिया और भारत दो ही नाम हैं जो हम अपने इंडिया कंट्री के लिए यूज करते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। अब इंडिया नाम जिसे हम आज इंडिया कंट्री, हम अपनी कंट्री का नाम इंडिया बोलते हैं, ये आया इंडस रिवर से था क्योंकि लोग सबसे पहले इंडस रिवर के पास जाके सेटल होने लगे। देखिए अब भी मैं आपको बता रही हूँ, हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम बात कर रहे हैं कई हजार साल पहले की। तो ये कंट्रीज के नेम अभी एग्जिस्ट नहीं करते। कौन सी कंट्रीज की? ये कंट्रीज के नेम एग्जिस्ट नहीं करते जो हमने पढ़े थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये उस टाइम में नहीं था। हम अभी कंसिडर कर रहे हैं दिस इज होल इज इंडिया। ओके, सो इस समय में जब लोग इंडस रिवर के आसपास आके सेटल होना शुरू हुए थे तो द सेटलिंग पीपल अराउंड इंडस रिवर वॉज नोन एज इंडिया। ओके, सो दिस सेटलमेंट वॉज केम टू बी नोन एज इंडिया। यहीं से हमने अपनी कंट्री का नाम इंडिया रखना शुरू किया और इसको कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। और संस्कृत में हम इसे क्या बोलते थे? सिंधु। देखिए इंडस रिवर का हिंदी नाम है इंदू रिवर। तो इंदू रिवर के पास रहने वाले लोग वर सिंधु विच वॉज इन संस्कृत। तो सिंधु से ही हमने हिंदू इंडिया बनाया था। Now find Iran and Greece in your atlas. The Iranian and the Greece who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with Indus called it Hindus or Indus। देखिए 2500 साल पहले, 2500 साल पहले जब ईरानियन और ग्रीक्स इंडिया के अंदर नॉर्थ वेस्ट से आए थे। नॉर्थ वेस्ट यानी कि जब आप अपनी एटलस खोलेंगे नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि यहाँ से इस एरिया कहीं से हमारे ईरानियन और ग्रीस इंडिया में आए। और इंडिया में आने के बाद जब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर एक लोग रहते हैं जो इंडस रिवर के पास रहते हैं, तो वो हिंदू बोलते थे। उनको ई का उनका प्रॉब्लम था, वो हिंदू ना बोल के वो हिंदू, ई को ह बोल के हिंदू बोलते थे। सो वी नेम एज हिंदूज। द लैंड ऑफ ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और वो लैंड जो ईस्ट में था रिवर के, यानी कि इंडस रिवर के ईस्ट में जो लैंड आता था उसको इंडिया बोला जाने लगा। The name Bharat was used for the group of people who lived in the northwest and who mentioned the Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit, dated about 3500 years ago. Later it was used for the country. और भारत नेम जो था, भारत नेम जो था वो उन लोगों को मिला जो उन ग्रुप को जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर रहते थे और हु मेंशन्ड द ऋग्वेदा, और जो इनके लिए ऋग्वेदा इंपॉर्टेंट था, जिन्होंने ऋग्वेदा को मेंशन किया था। अब ऋग्वेदा क्या है? ऋग्वेदा एक सबसे पहली संस्कृत कॉम्पोजिशन है, कम से कम 3500 साल पुरानी एक संस्कृत कॉम्पोजिशन है जिसको हम बोलते हैं ऋग्वेदा। हमारे सबसे पहला वेद जिसे हम कहते हैं वो ऋग्वेद है। और वो लोग जो ऋग्वेद को जानते थे या उसके बारे में उन्होंने पता था और वो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, उनको हमने भारत कहना शुरू कर दिया और लेटर इसे हमने अपनी कंट्री का नाम की तरह इस्तेमाल करा। नाउ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अब फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, अब हम अपने पास्ट के बारे में और खोजते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट आवर पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग ईयर्स अगो। अब सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी, हम न्यूज़पेपर्स और उससे भी बहुत बहुत साल पुरानी चीज़ों के बारे में हम कैसे जानेंगे? किताबों से, जो पहले की किताबें लिखी गई थी। सो दीज वर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स।
अब इन्हें क्या कहा गया था? मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ओके, बिकॉज दे वर रिटर्न बाय हैंड. दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू मीनिंग हैंड. अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से, जिसका नाम मनु. मनु मतलब हाथ. हाथ से लिखी हुई किताबें. देखिए अभी हम लोग अगर कोई बुक लिखेंगे तो हम कंप्यूटर पे टाइप करेंगे और उसका प्रिंट आउट्स करवाएंगे और उसे एक बुक की तरह पब्लिश कर देंगे, लेकिन उस टाइम में ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी. अगर आपको एक बुक लिखनी है तो आप पूरी हैंड रिटन लिखोगे, अगर उस बुक की कॉपी लिखनी है तो भी आप पूरी दोबारा किताब को हैंड रिटन लिखोगे. सो हैंड रिटन बुक्स, उनको बोला जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ओके. अब आप यहाँ एक फोटो देख रहे हैं, यू आर सीइंग दिस फोटो, okay, a page from palm leaf manuscript. This manuscript was written about thousands year ago. ये हजारों साल पहले लिखी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट है. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. और इन सब को क्या किया जाता था? ये पाम लीफ होती थी. पाम लीफ एक पेड़ की पत्ती है, उसके ऊपर लिखा गया है और इन यहाँ पे एक सुराख करके इन सारी पाम लीव्स को इकट्ठा करके बाइंड करके एक धागे से हमने बांध दिया और ये हमारी एक बुक बन गई है, ओके. And tied together to make books. To see the brick bark manuscript turns to page 37, okay. और हम जब ये बुक के आगे पेजेस में जाएंगे तब हम आपको और भी ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट्स जरूर दिखाएंगे. नाउ palm leaves पे लिखा जाता था जिसे हम कहते थे manuscripts. These were usually written on palm leaves and or on a specially prepared bark of tree known as birch, which grows in Himalayas. एक पेड़ होता था जिसका नाम था birch, ओके. बर्च पेड़ उगता था हिमालय के अंदर और इस पेड़ की छाल से, इस पेड़ की छाल पे, इसकी बाक से एक पतली सी छाल निकाली जाती थी और जिसको तैयार किया जाता था लिखने के लिए, ओके. Now over the years many manuscripts were eaten away by insects. Obviously ये पेड़ हैं, ये आपको लगता है आज तक सर्वाइव करे होंगे? बहुत कम है जो सर्वाइव कर पाए. काफ़ी उनको तो कीड़े मकोड़े खा गए, कुछ खराब हो गए, डिस्ट्रॉय ही हो गई कम्प्लीटली, बट मैनी सर्वाइव्ड. और बहुत ऐसी हैं जो सर्वाइव भी कर गई. ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज. वो सर्वाइव कर गए जिन्हें हमने टेम्पल्स में, मोनेस्ट्रीज में उस समय में प्रिजर्व किया. These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs, practices and lives of the kings, medicines and science. इन बुक्स में सब तरह की ज्ञान आपको मिलेगा कि किस तरह का हमारा धर्म था, किस तरह की प्रैक्टिसेस हम करते थे, किस तरह की ज़िंदगी हम जीते थे, किस तरह की दवाइयाँ, विज्ञान से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में बात किया जाता था. Besides there were epics, poems and plays. और इसमें epics भी होते थे, poems भी होती थी और plays भी होते थे. Many of these were written in Sanskrit. अब ये किस भाषा में लिखी जाती थी? संस्कृत में लिखी जाती थी. Others were written in Prakritic language by used by ordinary people and Tamil. तीन भाषाएं, संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल. देखिए संस्कृत भाषा ज़्यादातर प्रीस्ट, है ना, हम लोग के ज़्यादातर पंडितों को, ब्राह्मणों को ज़्यादा आती थी, ठीक है. लेकिन प्राकृतिक एक लैंग्वेज ऐसी थी, प्राकृत लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज थी जो ऑर्डिनरी पीपल, आम जनता को आती थी, तो इसमें भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखा जाता था. और एक तमिल भाषा ऐसी थी जो आम जनता को आती थी और इसमें भी कई बार मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखा गया है. We can also study inscriptions. These are writings on relatively hard surface such as stones or metals. Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read, obey them. ओके अब हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की. तो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू भी हमें हमारे पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो रिलेटिवली हार्ड सरफेस और स्टोन मेटल्स पे लिखे जाते थे. कई बार राजा भी इन इंस्क्रिप्शंस को लिखवाते थे ताकि लोग उसे पढ़ सकें और उनको ओबे कर सकें, यानी कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर राजा को देनी है तो वो उसको इंस्क्राइब करा देगा. अब एक डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है दोस्तों इंस्क्रिप्शंस और मैन्यूस्क्रिप्ट्स में. देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होती थी वो सॉफ्ट पाम लीव्स पे लिखी जाती थी, ओके. और इंस्क्रिप्शंस जो होती थी वो एक तरीके से गुदवाई जाती थी, यानी कि आपने बहुत बड़ा पत्थर लिया, उस पर गोद गोद के आपने लिख दिया, वो इंस्क्रिप्शंस होती थी. और अगर हमने पाम लीफ पे हाथ से कुछ लिख दिया, सॉफ्टली हमने कुछ लिख दिया, वो होती थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ओके. ये फ़र्क है इंस्क्रिप्शंस और मैन्यूस्क्रिप्ट्स में. नाउ देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस सच एज वेल वेयर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, ओके. और ऐसी और अलग इंस्क्रिप्शंस हैं आदमी और औरत की जिसके अंदर हमें पता चलता है कि लोगों ने वहाँ क्या किया. फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ
विक्ट्रीज इन बैटल, यानी कि बहुत कॉमनली जो हमें मिलती है वो हमें ये मिलती है कि राजा इसमें अपनी विक्ट्रीज को सेफ रखते थे कि भाई आज मैंने ये वाला राज्य जीत लिया, तो आप इसे इंस्क्राइब करा दीजिए, इसे ना इस हमारे महल की इस दीवार पे गड़वा दीजिए, लिखवा दीजिए। तो ये देखिए, ये एक तरह की इंस्क्रिप्शन है, ये एक मेटल प्लेट है जिसके ऊपर गोद गोद के बहुत कुछ लिखा गया था। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सर्फेस? व्हाट कुड इट हैव बीन, व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज? हम क्या सोच सकते हैं कि ये इसका एडवांटेजेस क्या थे और डिफिकल्टीज क्या थी? एडवांटेजेस तो थे, ऑब्वियसली हमने लिखवा दिया, ये कभी खराब नहीं होने थे। और डिफिकल्टीज क्या थी? भाई ये लिखना आसान नहीं है। आप पेपर पे लिख सकते हो, और पेपर में भी कई लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी है, किसी की बहुत बुरी है, किसी की अजीब है, किसी की बड़े है, किसी के छोटे लेटर्स है। लेकिन जब आप एक पत्थर पे लिख रहे हैं तो आपको अपना हैंड राइटिंग पे बड़ा ध्यान रखना है। आप उसे गोद 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 के लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, वो जिस तरह से आप सोच रहे हैं उस तरह से लिखी भी जा रही है या नहीं, तो वो डिफिकल्टीज भी अपनी जगह मौजूद थी। सो देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो उस टाइम में बनाई जाती थी और यूज़ की जाती थी पास्ट में। दोज हु स्टडीज दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज आर्कियोलॉजिस्ट। अब जो लोग इन पुरानी चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं उनके बारे में, उन्हें हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, now they study the remains of the buildings made of stone and brick, painting and sculptures। और जो पुरानी buildings को stones, bricks, paintings, sculptures इन सबको पढ़ते हैं उन्हें हम archaeologist कहते हैं। they also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins। और ये लोग एक्सकवेट भी करते हैं, यानी कि वो सिर्फ धरती पे पड़ी उनको सामने सामने जो चीज़ें मिल गई वो उन्हें ही नहीं पढ़ते हैं, वो उसकी खोज भी करते हैं, वो धरती को अंदर तक खोद भी देते हैं जिसके अंदर से वो कुछ अलग तरह के टूल्स, वेपन, पॉट्स, कुछ भी उन्हें पुराना मिल जाए जिसके बारे में वो पढ़ सकें, उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन्स, ये ऑब्जेक्ट स्टोन से भी बने हो सकते हैं, बोन्स, बेक्ड क्ले और मेटल भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस, यानी कि वो चीज़ें जो हार्ड है, इम्पेरिशेबल सब्सटेंस है, उन्हें भी लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक वो सर्वाइव करी हैं और हमें मिली हैं। ओके, अब यहाँ पे ये फोटो के बारे में पढ़ लेते हैं। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, द इंस्क्रिप्शन डेटेड अबाउट 2250 ईयर्स, 2250 साल पुरानी ये इंस्क्रिप्शन है। वॉज फाउंड इन कंधार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, यानी कि कंधार में हमें मिली थी, जो आज की डेट में अफगानिस्तान में है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द रूलर नेम एज अशोका, और अशोका द ग्रेट रूलर अशोका जो थे उन्हीं के हाथ, उन्हीं ने इसे बनवाया था। यू विल रीड अबाउट अशोका इन चैप्टर 8 के बारे में, हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइंस। When we read what is written or speak, we use the language. This inscription was inscribed in two different scripts and languages, Greek and Arabic, okay, which were used in this area। ओके, सो उस टाइम में ये यहाँ पे दो तरह की भाषाओं का इस्तेमाल होता था। आप देख सकते हैं ऊपर थोड़े बड़े बड़े लेटर्स हैं और नीचे थोड़ी राइटिंग डेंस होती जा रही है और छोटे छोटे लेटर्स हैं। सो ऊपर की तरफ वो ग्रीक भाषा में लिखे गए हैं और नीचे वो अरेमिक भाषा में लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो हड्डियों, बोन्स के लिए भी पढ़ाई करते थे। फॉर एनिमल्स, उन्हें खोजना होता था कि क्या वो जानवर की हैं, वो बर्ड्स की हैं, वो फिशेस की हैं, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन पास्ट। और वो क्यों हड्डियों के को खोजते थे? क्योंकि वो जानना चाहते कि लोग पहले क्या खाना पसंद करते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव आफ्टर far more rarely if seed of grain or piece of wood have been burned, they survive in a charred form। अब हमें कैसे पता कि वहाँ पे कौन से प्लांट्स खाए जाते थे या उगाए जाते थे? तो हमें उनके जले हुए पार्ट मिलते थे, यानी कि उन ग्रेन्स के कोई कोई पीस हमें मिल जाता था, और अगर उन्हें जलाया गया था तो वुड हमें किस चार्ड फॉर्म, यानी कि वो राख के फॉर्म में मिलती थी, जिसको हम स्टडी करके पता करते हैं कि वो कौन सा प्लांट हो सकता है। और अगर जलाया गया है तो उससे हमें क्या पता चलता है कि उनके पास फायर भी थी उस टाइम में। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? और आपको लगता है कि कपड़ा हमें मिलता होगा? कपड़ा भी हमें उसी फॉर्म में मिलता है, किसी का कोई टुकड़ा हमें मिल गया तो हमें पता चलता है कि अच्छा इस तरह का कपड़ा उस वक्त में पहना जाता था। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from the manuscript
इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। अब हिस्टोरियंस कौन होते हैं? देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो चीज़ों को खोजते हैं, वो उनके बारे में स्टडी करते हैं, और उन्हीं की स्टडी के ऊपर जब कुछ सर्वेज लिखे जाते हैं वो हिस्टोरियंस लिखते हैं। यानी कि हिस्टोरियंस किस चीज़ के ऊपर लिखते हैं, वो खुद खोज नहीं करते, वो सोर्सेज के थ्रू हिस्ट्री को लिखते हैं। ठीक है, उन्होंने किसी बुक्स को पढ़ा तो उन्होंने वो सोर्स मान लिया, अगर किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है तो उसको उन्होंने सोर्स मानते हुए जो हिस्ट्री लिखी है उन्हें हिस्टोरियंस कहेंगे, और जो किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहेंगे। वंस सोर्स आर फाउंड, एक बार सोर्सेज मिल गए, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्टेड बिट बाय बिट। और एक बार अगर आपको कोई सोर्स मिल गया तो हिस्ट्री को जानने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, एक एडवेंचर बन जाता है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स हु यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। और आप मान सकते हैं कि हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट एक तरीके के डिटेक्टिव्स होते हैं जिनका काम होता है पास्ट के बारे में और ज़्यादा खोज करना। वन पास्ट और मैनी, अब हमें जानना है कि क्या एक ही पास्ट होता है या बहुत सारे पास्ट होते हैं। अब डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक वाज आर पास्ट। अब हम सिर्फ मेरे अतीत के बारे में या आपके अतीत के बारे में बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं हम सबके अतीत के बारे में बात। आर पास्ट, वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। अब हर एक का पास्ट अलग होता है, हर एक का इतिहास दर दर जगह जगह अलग होता गया है। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द किंग्स एंड क्वींस। ऑब्वियसली जो किसान थे उनकी जिंदगी राजा महाराजाओं से अलग थी, तो उनका पास्ट अलग था, राजा महाराजा का पास्ट अलग था। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन। और जो मर्चेंट जो जगह जगह घूम के सामान बेचते थे, और क्राफ्ट पर्सन जो एक ही मार्केट में बैठ के काम किया करते थे, उन दोनों का पास्ट अलग था। Also, as is true even today, people follow different practices and customs in different parts। और आज भी ये सच है, क्योंकि हम अपनी एक ही कंट्री में रह के अलग अलग कल्चर, अलग अलग तौर तरीके से रहना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। By contrast, most people living in cities depend on other of the supplies of food। Differences such as these existed in past as well। अब आज ही के टाइम की अगर हम बात कर ले तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी इंडिया का पार्ट है, और वहाँ पे आज भी लोग फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, और अपने फूड को फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं। और आज अगर हम इंडिया के किसी एक बड़ी सिटी में बैठे हैं, जैसे दिल्ली, बॉम्बे जैसी जगह में बैठे हैं, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें कुछ नहीं करना, हम अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं। सुबह सब्जी वाला आएगा तो सब्जी ले ली दुकान से हमने, और सामान ले लिया, और हमने अपने घर में खाना बना लिया। हमें हंटिंग में या फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे हम जिंदा नहीं रहते, हम वो चीज़ें जब हमारी सिटीज तक पहुंचती हैं उन सोर्सेज पे हम डिपेंड रहते हैं। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, और एक और अलग टाइप का डिफरेंस क्या है? वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। ओके, और एक अलग टाइप का डिफरेंस ये भी है कि बहुत सारे ग्रेट डील ऑफ किंग्स और बैटल्स उन्होंने, राजा महाराजाओं ने अपनी बैटल्स के बारे में लिखवा के रखा। ओके, और इन सब रिकॉर्ड्स के थ्रू हमें पता चलता है किसने कब किससे क्या लड़ाई की, और कौन उन लड़ाई में जीता, और किस तरह से उन्होंने शासन किया। Generally, ordinary people such as hunters, fishing folks, gatherers, farmers, herders did not keep records of what they did। Obviously, हम लोग थोड़ी उन चीज़ का रिकॉर्ड रखते, या उस टाइम में जो किसान थे या उस टाइम के जो मर्चेंट्स थे वो थोड़ी रिकॉर्ड रखते थे कि आज राजा यहाँ लड़ने गया, या वो थोड़ी रिकॉर्ड रखते थे कि एक फिशरमैन रिकॉर्ड थोड़ी रखता था, आज मैंने 4 मछलियाँ पकड़ी हैं, कल मैंने 10 पकड़ी थी, परसों मैंने 20 पकड़ी थी। वो इन सब का रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे, तो उनके बारे में एक लाइफ हमें डिफरेंट पता है। While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत कुछ ढूंढा है और आज हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं मिला है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। सो व्हाट डू डेट्स मीन? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट डू डेट्स मीन? डेट्स का क्या मतलब होता है? इफ somebody ask you the date, you will probably mention day, month and year। हम ऐसे ही अपनी डेट बताते हैं, हम डेट बताएंगे, हम मंथ बताएंगे, हम ईयर बताएंगे, हमें अपना बर्थडे बताना है तो हम पहले तारीख बताएंगे, महीना और साल। 2000 and something, these years are counted from the date generally assigned at the birth of Jesus Christ।
जीसस क्राइस्ट के बर्थ के टाइम से हम डेट्स को डिवाइड करते हैं। द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट कौन थे? क्रिश्चियनिटी को फाइंड करने वाले महात्मा। तो जीसस क्राइस्ट कौन है? जीसस क्राइस्ट वो हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी धर्म के बारे में बात की थी, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी धर्म की स्थापना की थी। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द जीसस क्राइस्ट बर्थ। ओके, तो आफ्टर बर्थ, ठीक है, तो जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया था उसके बाद के 2000 साल को हम बोलेंगे 2000 ईयर्स। ऑल द डेज बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि वो तारीखें जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हुई थी, are counted backwards and usually have the letter of BC before Christ। हम जहाँ पर लिख देते हैं BC, मान लीजिए हमने लिख दिया 150 BC, यानी कि जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 150 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। In this book we will refer to the dates going back to the present using 2000 as our starting point। और आज ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं, we will refer to the dates going back फ्रॉम द प्रेजेंट, यानी कि हम आज से 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं, आज से हम 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं। सो दैट इज 2000। ओके, अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए हम कहते हैं 500 BC प्लस 2022, आज हम 2022 चल रहा है और हम बात कर रहे हैं 500 BC की, 500 BC की, यानी कि कोई काम हुआ था जो 500 साल जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले हुआ था। तो इसका मतलब इन 500 को आप यहाँ प्लस कर दीजिए, यानी कि 2522 साल पहले, यानी कि 2522 साल पहले क्या हुआ था ये हमें पता चलेगा। सो हम डेट्स को किस पे काउंट करते हैं? हम डेट को काउंट करते हैं ऑन द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट के बेसिस पे हम डेट्स को काउंट करते हैं, और यही मतलब होता है हमारे लिए डेट्स का। आगे बढ़ते हैं। Letters with dates. Now BC we have seen stands for before Christ. You will study find AD before dates. This stands for the two Latin words Anno Domini, meaning in the year of Lord, that is Christ. So 2012 can also be written as 2012 AD. Now AD का मतलब क्या हो गया? After Christ। ओके, क्राइस्ट के पैदा होने के बाद एडी का मतलब आफ्टर क्राइस्ट हो गया हम लोग का अनो डोमिनी, यानी कि उस महान लॉर्ड के पैदा होने के बाद। सो कई जगह हम लोग लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2022 एडी। सो दैट मीन्स क्राइस्ट के पैदा होने के 2022 साल बाद की हम बात कर रहे हैं। समटाइम्स CE इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एडी, और कई बार CE का कॉमन मतलब होता है कॉमन एरा। CE stands for common era and BCE stands for before common era. Common era is the time when the Christ was born and before common era का मतलब हो गया BC, before Christ, और AD और CE को हम कॉमन मान सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे AD लिखें या हम CE लिखें बात एक ही रहेगी। ओके, वी यूज दीज टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन एरा इज नाउ यूज इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और हम क्रिश्चियन एरा को ही क्यों अपना डेट्स के अकॉर्डिंगली मानते हैं? क्योंकि यही एक वो धर्म है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है। इन इंडिया वी बिगैन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ईयर्स अगो, और 200 साल पहले से हम इसको इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। एंड समटाइम्स द लेटर बीपी मीनिंग बिफोर प्रेजेंट आर यूज, और कई बार बीपी वर्ड भी हम यूज करते हैं जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले। ओके, एल्सवेयर we have seen the inscriptions are inscribed on the hard surface. Many of these were inscribed several hundred years ago। और जब हम इन inscriptions को देखते हैं तो ये कई 100 साल, हज़ारों साल पहले बनी थी। All inscriptions contain both scripts and language। इनके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, स्क्रिप्ट भी और लैंग्वेज भी। दोनों में डिफरेंस अगर मैं बताऊँ, स्क्रिप्ट का मतलब होता है शब्द, शब्द एक अक्षर, उन्हें हम बोलते हैं स्क्रिप्ट, और लैंग्वेज का मतलब होता है पूरी भाषा जब हम लिखते हैं। सो लैंग्वेजेस विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट्स हैव चेंज्ड ओवर अ टाइम, और लैंग्वेज और स्क्रिप्ट दोनों ही समय के साथ बदली हैं। सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट हैज इंस्क्राइब्ड इट? दिस कैन बी डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेसिफरमेंट। ये आपने याद रखना है, डेसिफरमेंट एक वो प्रोसेस होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या लिखा गया था, क्योंकि वो समय के साथ बदला है और ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है।
Once the most famous stories of decipherment come from Egypt, a country in North Africa, where there were kings and queens about 5000 years ago. हम बात करते हैं नॉर्थ अफ्रीका की, जहाँ पर किंग्स और राजा महाराजा 5000 साल पहले भी रहते थे. रोजेटा इज अ टाउन ऑन नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट. रोजेटा जो है वो टाउन है नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट के अंदर. हेयर एन इंस्क्राइब्ड स्टोन वॉज फाउंड. यहाँ पे हमें एक इंस्क्राइब्ड स्टोन मिला विच कंटेंट इंस्क्रिप्शंस इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस. ठीक है, यहाँ पे जो हमें स्टोन मिला था वो 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ था. ग्रीक के अंदर और 2 इजिप्शियन भाषाओं के अंदर लिखा गया था. स्कॉलर्स हु कुड रीड ग्रीक फिगर्ड आउट that the names of the kings and queens were enclosed in the little frame called कार्टोज. एक कार्टोज हमें वहां पे मिला जहां पर किंग्स और क्वींस के नाम को लिखा गया था. दे देन प्लेस द ग्रीक एंड इजिप्शियन साइंस साइड बाय साइड. और वहीं पर उन्होंने इन कार्टोज से हर एक अक्षर को एक शक्ल देते हुए एक पैलेट तैयार किया, जहाँ पे उन्होंने इजिप्शियन और ग्रीक अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके लिखा. एंड आइडेंटिफाई द साउंड्स ऑफ विच द इजिप्शियन लेटर्स स्टूड. और उन्हीं साउंड्स को यूज़ करते हुए उन्होंने इजिप्शियन लेटर्स को एक शक्ल दी. एज यू कैन सी अ लायन स्टूड फॉर एल. एक लायन एल के लिए स्टैंड होता है. एंड बर्ड फॉर ए. वंस दे न्यू वट द लेटर्स स्टूड फॉर दे कुड रीड द इंस्क्रिप्शंस. और एक बार ये लेटर्स फॉर्म हो गए थे तो हमें पता चला कि इन इंस्क्रिप्शंस पे क्या लिखा है. जैसे आप लिख सकते हैं एक लायन के लिए एल है. ओके, यहाँ पे एक बर्ड है जिसके लिए ए यूज़ किया है. लाइन के लिए अगेन ए यूज़ किया है. ये ट्राइंगल बना हुआ है तो के लिखा है. स्क्वायर बना है तो पी लिखा है. सेमी सर्कल है तो टी लिखा है. तो इस तरह से हमने लेटर्स फॉर्म करे और फिर हमने इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना शुरू किया. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेसीफोमेंट. ये बहुत ट्रिकी है. जितना हमें पढ़ने में आसान था उतना ही समझने में मुश्किल होता है. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो और आसान लगा हो. प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें. थैंक यू.